तो a gas X diffuses 5 times more rapidly than gas Y. Find the ratio of their molecular weight. ठीक है, तो हमें पता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X इज K टाइम्स, ये कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसके बारे में हमें सिचुएशन पर पता चलेगा या नहीं भी पता चलेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन. K times square root molecular weight of X. ठीक, rate of diffusion of Y will be K times square root 1 upon square root molecular weight of Y. ठीक है बेटा, जो X का डिफ्यूजन है वो 5 टाइम्स है, तो डिवाइड करेंगे तो 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Y का स्क्वायर रूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X. ये आएगा बेटा, आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Y अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X इज 25:1. लेकिन पूछ रहा है X का पहले, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 1:20. मैं रिपीट करता हूं, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. So in this particular question, it was given that the rate of diffusion of X is 5 times more than rate of diffusion of Y. This is given in the question, that the rate of diffusion of X is 5 into rate of diffusion of Y. So ultimately you put the formulas and you will be able to correctly answer this particular question. So let me give you an IIT question. This is a simple question, but IIT may ask simple questions also. लिखेंगे the rate of diffusion of methane, the rate of diffusion of methane at a given temperature is twice that of a gas X. I repeat, the rate of diffusion of methane at a given temperature is twice that of a gas X. The molecular weight of X is, the molecular weight of X is. So you should answer it fast. लाइट चली गई है तो मैं दरवाजा खोल देता हूँ. तो कितना आ गया आंसर बेटा? ध्यान से सुनो बेटा, कोई क्वेश्चन गलत बोल रहा है. आयुष, क्वेश्चन है कि मीथेन का रेट ऑफ डिफ्यूजन X का दुगना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X. तो गौरव हैज डन इट करेक्टली, वेरी गुड गौरव. And everyone should not answer to everyone. आपको आंसर चैट में प्राइवेटली भेजना है मुझे, है ना? तो गौरव, you have done it correctly, but you should answer privately so that others are getting opportunity to solve.
बेटा देखो छोटे इंस्टीट्यूट्स के ना प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। तो हम लोगों के पास बच्चे कम हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि 2 रिजल्ट से काम नहीं चलेगा। 40 में अगर 2 रिजल्ट देंगे बेटा तो भी वो नेशनल एवरेज से 5 टाइम्स बेटर होता है ना, लेकिन काम नहीं चलेगा। तो सबको बनाना आना चाहिए। सो पीयूष हैज आंसर इट करेक्टली। इट्स ओके बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट आर द चैलेंजेस। समझो बहुत बार क्या होता है जब हम लोग पूछते हैं ना कि डाउट है कि नहीं है, तो उसमें जिनको डाउट नहीं होता वो बोल देते हैं कि नहीं है। पहले हमें उनको बोलने का मौका देना चाहिए जिनका डाउट है, जो क्लास में सॉल्व नहीं कर रहे। तो डाउट अगर नहीं है तो वेट करो कि पूछ सकें। बाकी लोग अगर नहीं बोल रहे तो लास्ट में बोलो कि नहीं है भाई। लेकिन ऐसे कोई बच्चा होता है ना, देखिए आपको अपने इंस्टीट्यूट के कुछ नियम बताते हैं जो आपको काम आएगा। आपको क्लास में आने के पहले पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, बताइए। मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, फिर मैं कुछ बातें करता हूँ, फिर आप लोगों से समझते हैं कि क्या होना चाहिए। क्योंकि हाँ बताओ, तो क्लास पूछना अगर चाहिए। चल रहा है आप लेट आ रहे हो तो पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। पूछना नहीं चाहिए। पूछना चाहिए सर। नहीं पूछना चाहिए। सर टीचर डिस्टर्ब हो जाता है अगर लेट आते हैं तो। अच्छा देखो, स्कूल में तो पूछना पड़ता है, हाँ लेकिन सर। आईआईटी के अंदर जाते हो ना बेटा नहीं पूछना पड़ता है। क्यों नहीं पूछना पड़ता है? सिंपल सा है, यू आर कमिंग लेट, एवरीवन इज इन द क्लास। जब तुम मे आई कम इन और मे आई गो आउट बोलते हो तो क्या होगा? क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। पूरा का पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा। तो दिस इज अनप्रोफेशनल फॉर प्रोफेशनल वर्ल्ड। तो जब मैं कंपनीज में काम भी कर रहा था या जब आईआईटी के अंदर 5 इयर्स था, क्योंकि मेरा डुअल डिग्री था, उसके अंदर हम लोगों ने यही सीखा कि प्रोफेशनली इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल और तुम क्लास में कुछ नहीं सीख पा रहे हो तो चुपचाप उठकर चले जाओ, है ना। तुम लेट आ रहे हो तो तुम्हारे लेट आने की प्रक्रिया इतनी शांति से होनी चाहिए कि अब डाउट्स पूछना है तो कैसे पूछोगे? हाउ वी आस्क डाउट, कैसे डाउट पूछते हैं? सर पहले टीचर खत्म कर ले, उसके बाद अगर पूछते हैं डाउट के तब बोलना है। हाँ अब देखो बेटा, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। देखो बता रहे हैं, अगर टीचर ने 8वें मिनट में एक चीज बताई, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने 8वें मिनट में आपको एक चीज बताई जो आपको नहीं समझ में आया, एंड यू वेटेड फॉर क्लास टू गेट ओवर, देन नेक्स्ट 32 मिनट इज एट लॉस। हाँ देख 32 लॉस हो जाए हमारा। वो अगला 32 मिनट आपका लॉस में चला गया ना बेटा। So the क्योंकि हम basic लोग उसी idea डाउट के बारे में is to सोचते ask the रहेंगे, doubt as soon as you can. क्योंकि हम लोग उसी डाउट के बारे में सोचते रहेंगे पूरे क्लास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसके लिए हम लोगों ने क्या है, अपने इंस्टीट्यूट में लोग खड़े होकर डाउट नहीं पूछते। अब दिक्कत क्या है खड़े होने में? सपोज करो आप लोग तो एक ग्रुप बच्चे हो, लेकिन एक क्लास 4th का बच्चा अगर उसको डाउट हो रहा है बेटा और वो स्कूल में खड़े होता है तो वो एकाएक ऑड मैन आउट हो जाता है। तो बेस्ट वे इज कि बैठे बैठे स्लाइटली अपनी बात को रख दिए, और नहीं रख पा रहे हैं तो सिर्फ हाथ को ऐसे बेंच पे खड़ा कर दिए, तो पता चल जाएगा कि हाँ डाउट है तो मुझे रुक जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोनों तरीका है। यू हैव इंडिकेटेड मी कि ओके दिस थिंग हैज गॉन आउट ऑफ योर हेड, तो मेरी एनर्जी बर्बाद नहीं होगी, आपका क्लास बर्बाद नहीं होगा, और जिसको समझ में आ गया ना उसको कोई लॉस नहीं होगा।
लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो शाई है और वो नहीं पूछ रहा है, तो आपके डाउट से उसको फायदा हो जा रहा है। 2-3 चीजें हैं, समझ रहे हो? तो मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रोफेशनल व्हेन यू गेट इनटू आईआईटीज, मैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में बता सकता हूँ, तो सबसे पहले आप अपने सीनियर को क्या करके बुलाओगे? सीनियर्स हमारे यहाँ तो सर बोलोगे, भैया बोलोगे, दीदी बोलोगे, क्या बोलोगे? भैया दीदी आप सर उनको बुलाओ नाम ना। लेकर बुलाओगे, चाहे वो 4 साल सीनियर हो, चाहे 5 साल सीनियर हो। अब ऐसा क्यों होता है? पता नहीं है ना बेटा। अभी सुंदर पिचई गूगल का सीईओ है, तो वो उसकी कंपनी में बहुत सारे उसके सीनियर्स भी काम कर रहे होंगे, है ना? वो यस सर। आईआईटी खड़गपुर का मेटलर्जिस्ट है, अभी 40 ईयर के अराउंड होगा, ठीक है? अब बहुत सारे ऐसे लोग काम करेंगे जिनकी एज 50-55 है, तो आईआईटी के अंदर आप अपने सीनियर को भैया दीदी ये सब करके नहीं बुलाते हो, ना सर करके बुलाते हो, बिकॉज किसी ने छिछोरे देखी है? हाँ सर। यस सर। हाँ, वो मेरी हॉस्टल में बनी हुई मूवी है। हाँ सर। हॉस्टल 4 था मेरा, अच्छा। मेरे लिए थोड़ा नॉस्टैल्जिक थी वो मूवी, और जिन्होंने डायरेक्ट भी किया है ना, उनका भी हॉस्टल 4 ही था, यस सर। ठीक है? तो और वो पूरी शूटिंग हॉस्टल 4 के अंदर, सुशांत का जो ये है सीन है, वो हॉस्टल 4 में शूट हुआ है, और जो गर्ल्स हॉस्टल है वो अनफॉर्चुनेटली 8 में शूट हुआ है। 8 इज अ बॉयज हॉस्टल। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि अभी जो नए गर्ल्स हॉस्टल है ना, वो होटल की तरह बना दिए हैं, बहुत अच्छे बना दिए हैं। तो हम लोगों के समय में जैसा रूम दिखा है ना, वैसा ही रूम था। तो चलिए, ये बात हो गई। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। मीथेन, मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है ना? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन is 2 times rate of diffusion of X। जैसे हमें क्वेश्चन मिलता है, हम लोग उसका सॉल्यूशन देने के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X करिए। अब ये K अपॉन रूट 16 हो गया, मॉलिक्यूलर वेट 16 है, ठीक? दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स K इंटू रूट मॉलिक्यूलर वेट हो गया। You will be able to answer molecular weight as 64, right? एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेते हैं, आपको उसके पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन रीसेंट ईयर्स में पैसेज में आईआईटी क्वेश्चन था, जो मैं अभी दे रहा हूं आपको। ये बहुत पहले का 1990s का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन सब आपको जेईई मेंस के अंदर देखेंगे, आईआईटी के अंदर उस समय स्क्रीनिंग होता होगा शायद, इसलिए ऐसा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, NH3 नाम तो पता ही होगा, इसको बोलते हैं अमोनिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 और हाइड्रोजन का 3 है। एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड हाइड्रोजन इज 3, है ना? 3 हाइड्रोजन तो 3 हो गया, सो मॉलिक्यूलर वेट विल बी 70। देन देयर इज अ acid HCl which is known as hydrochloric acid।
So what will be its molecular weight? Chlorine is 35.5. And one thing you be sure about, molecular weight will be given to you. So most of the time you are not supposed to memorize, लेकिन हम लोग क्लोरीन देख चुके हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अंदर। जो NH3 होता है बेसिक होता है और HCl एसिडिक है, then when NH3 combines with HCl it forms white fumes, and this white fumes is of NH4Cl. So hopefully most of us have taken the point which I have narrated you. Now here is the question. एक 200 सेंटीमीटर का लॉन्ग ट्यूब लेते हैं. We have taken a long tube of 200 सेंटीमीटर. इस तरफ से हमने HCl वेपर रिलीज किया और इस तरफ से NH3 वेपर रिलीज किया. मान लेते हैं राइट एंड से मुझे डिस्टेंस x पर पहली बार व्हाइट फ्यूम्स दिखा. Find value of x given that both were released simultaneously. Both were released simultaneously. तो होपफुली क्वेश्चन क्लियर है कि एक 200 लॉन्ग ट्यूब है, वन एंड से HCl रिलीज हुआ, अनदर एंड से NH3 रिलीज हुआ. तो आपको बताना है कि राइट एंड से कितनी दूरी पर व्हाइट फ्यूम्स अपीयर हुआ. फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस ऑफ NH3 अमोनिया एंड you had the appearance of white fumes. ठीक, तो चलिए कीजिए तो बेटा. देखिए how many of us can do it. Informations काफी यहां पर दिए हुए हैं. So has somebody got the answer? नहीं बेटा, it's not correct. It's not correct बेटा.
नहीं बेटा, आप लोग क्या कर रहे हो ना, पहले ये समझो। दिस इज नॉट राइट। बिना समझे बनाएंगे ही नहीं। This looks okay, beta. This is perfect. But NAC travels faster, so you don't need 0.81. You don't need x, you need 1.463x, na? You have done x. अच्छा किया है. And try to send me. This looks okay. Pranjal. सर मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है फोन का. Very well. Ditya seems okay. For which end I have asked from the end. See, I'll tell you how to deal with this question. So देखो बेटा, अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ कितना होगा? 200 माइनस x. अब मान लेते हैं कि इसको इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए t टाइम लगा. तो एज बोथ हैव रिलीज साइमल्टेनियसली, दोनों को t टाइम लगा होगा. तो लिखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, rate of diffusion of HCl is 200 minus x upon t. Okay. Rate of diffusion of NH3 is x upon t. है ना? अब हमें पता है ग्राहम्स लॉ से कि ये k अपॉन रूट 36.5 होगा और ये k अपॉन रूट 17 होगा. डिवाइड कर देते हैं बेटा.
right? And if you will do that, you are going to get an answer as x as 200 minus 81.1 centimeter. If you wish, you can also approximate it, right? इसको √2 लिखकर approximate कर सकते हो, and still you will get an answer which is nearby closer to the actual answer. So ultimately, we are expecting you will get (118.9 centimeters). अब इसी को कोई दूसरे तरीके से कर सकता था, जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल लो NH3 अपॉन HCl। है ना? तो RNH3 √2 टाइम्स HCl होता। इसको थोड़ी देर के लिए √34 से अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं बेटा, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलते कि अगर ये y चलेगा तो ये √2y चलेगा, तो √2y प्लस y इज इक्वल टू 200। So x is equal to क्या हो जाता है √2y। As we have approximated, we are not getting the exact result, but we are getting approximated result. What is the advantage of such kind of approximation? When you are dealing with an objective answer and if the choices are not very close, then the approximation will save your time. मान लो एक ऑप्शन 118 है और दूसरा ऑप्शन 60 है और दूसरा 180 है, then in that scenario these values will not make much difference. और ऐसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 34 को 36 कर रहे हैं, नहीं 36.5 को 34 कर रहे हैं, तो जो एरर है वो 5 to 6% का ही है, जिसको कि हम लोग लोअर डाउन कर सकते हैं y के लिए। तो ये इजी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन ये IIT में रीसेंट ईयर में 2014 या 15 के आसपास कभी पैसेज क्वेश्चन के अंदर था। ऑफ कोर्स द वैल्यूज कुड बी डिफरेंट, ठीक है? तो ये आपको समझ में आया होगा शायद, ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है बेटा? अब देखो एक चीज बताते हैं, प्रैक्टिकली सोचो, इफ यू विल थिंक प्रैक्टिकली, सपोज करो कि एक बैलून है या एक कंटेनर है, उसमें हाइड्रोजन 1 मोल है और ऑक्सीजन 100 मोल है। अब यहां पर तुमने एक छोटा सा छेद किया, तो चूंकि हाइड्रोजन हल्की गैस है, वो ज्यादा तेजी से निकल रही होगी, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए जो इफ्यूजन हो रहा होगा उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट हो सकता है कि ज्यादा हो। तो हम लोग यहां पर देखेंगे एक्सटेंडेड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन।
तुमको ऐसी थ्योरी कहीं पर मिलेगी नहीं, क्योंकि ये मैं खुद आपको एक्सटेंड करके दे रहा हूं, ठीक है। बट मैंने इसका नाम XYG नहीं रखा, क्योंकि ग्राहम्स की थ्योरी को पढ़ के ही हम लोगों ने इसको एक्सटेंशन दिया है, इसलिए इसका नाम होता है एक्सटेंडेड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल बी यूजफुल फॉर diffusion, right? Will be directly proportional to number of moles. बेटा अगर एक बैलून है जो कि टाइटली भरा हुआ, उसमें छेद करेंगे, या आपका टायर टाइटली भरा हुआ उसमें छेद हो गया, तो आपको हवा तेजी से निकलते हुए दिखेगी कि कुछ देर के बाद जब उसमें हवा निकल जाएगी तब वो तेजी से निकलते हुए दिखेगी। So when the container is at higher pressure, then the air will come out at a faster rate. So next हम लोग लिख रहे हैं directly proportional to pressure. तो हम लोग combined करके लिख सकते हैं rate of diffusion / effusion, and mostly this is meaningful for effusion, is kPm square root molecular weight. अब जब ये फॉर्मूला बच्चा याद करता है तो बाकी क्वेश्चन में सोचने लगता है कि प्रेशर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है। बेटा ये इसको तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है। अगर क्वेश्चन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से बन जा रहा है तो इस थ्योरी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं अगर ऐसी क्वेश्चंस है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है और इफ्यूजन का क्वेश्चन पूछ रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस you must apply this kind of a concept, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप तब अप्लाई कर सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बेटा नोट कीजिएगा। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, a mixture of hydrogen and oxygen in 3:1 volume ratio is allowed to diffuse through a porous partition. What should be the composition of initial gas diffusing out of the vessel? अब देखो बेटा इसके अंदर सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट का बात नहीं होगा, वॉल्यूम रेशियो की भी बात होगी। और हमको पता है एवोगाड्रो लॉ से कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या करोगे, लिखोगे इनिशियल कंपोजिशन में हाइड्रोजन NH2 डेल्टा T 3 टाइम्स √2 है, इन ऑक्सीजन डेल्टा टी मतलब इनिशियल टाइम इंस्टेंट, तो छोटा टाइम इंटरवल में देख रहे हैं, 1/√16 है। देखो तो यहां पर कुछ सुधारना चाहोगे तो ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या लेंगे, 16 की 32, तो क्या लेंगे बेटा 32। सो मैं ये करके भी बता रहा हूं कि दीज आर द मिस्टेक्स ऑफन एज ए स्टूडेंट
वी मे मेक, तो NH2 NO2 डिवाइड करेंगे बेटा 3 इंटू √32 डिवाइडेड बाई √2, राइट। So the initial ratio is 12:1. I will be removing this and I will tell you a application of different kind of velocities. तो gases के अंदर different kind of velocities और उसके formulas हमें सीखने हैं। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हमें नहीं सीखना है, एप्लीकेशन सीखना है। एनीवे दिस इज अ बेसिक कोर्स, तो आई एम टेलिंग यू अबाउट 3 kind of velocities which a gaseous particle used to have. First is RMS velocity, gases velocities. We are talking about only magnitude, so you can also call gaseous speeds. So RMS speed, average speed, and most probable speed. या हम लोगों ने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, आप स्पीड भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग लेटर ऑन सीखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला सीखेंगे बेटा। अच्छा, ये स्ट्रेंज बात है कि ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे अच्छे टीचर्स भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का होता ही नहीं है। तो VRMS कितने लीटर थे बेटा? RMS में 3 लीटर है, तो डायमेंशन वाइज RT/m, दिस इज डायमेंशन ऑफ मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकेंड होगा, तो मैं आपको mt के साथ बताते चलता हूं। तो यहां पर 3 लीटर है, तो VRMS का फॉर्मूला हो गया 3RT/m। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जब भी कोई MT बनाया जाता है तो वो कंसिस्टेंट रहता है, इसलिए बनाते हैं। कितने लीटर थे बेटा? 2RT/m। So if you are a medical or engineering student, you will never forget ever in your life if you remember what is the dimension, but the application part is very important. Average 3 और 2 का एवरेज क्या होगा बेटा? 5/2। 5/2 is close to 8/pi। अगर खुदा न खास्ते आप 8/pi आपको याद नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हो, 5/2 यूज कर लोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर सही आएगा। But as this is a basic course and our emphasis is how to apply, पहले R क्या है? गैस कांस्टेंट। क्या लोगे? 8.314। You never take 0.082 in your life for velocity and energy. तो लिख सकते हो 0.082 सिर्फ गैस लॉ में यूज होता है, जूल
per mole per Kelvin. Temperature in Kelvin and m molecular weight. मैं तुमको एक स्ट्रेंज कहानी बताता हूँ. पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसको ऑफ कोर्स आप रफ में कर रहे होगे. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस. So I have almost interviewed in past 10 years. I might have interviewed 300 to 400 chemistry teacher. क्योंकि अगर पुणे वगैरह कहीं पर भी केमिस्ट्री वगैरह का होता है तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज पासेस थ्रू मी. और अपने यहाँ भी क्या होगा, 3 to 4 people out of 400 is able to apply this formula. I will tell you a simple story. After you do a question, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ. फाइंड, आपके पास सारा कुछ है यहाँ पर, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ. फाइंड RMS स्पीड of hydrogen gas at let's say I should put something 27 degrees C. मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ पर क्वेश्चन है और क्या है ये यहाँ पर दिया हुआ है. आई एम एक्सपेक्टिंग वन ऑफ यू विल सॉल्व इट. तो जरा सॉल्व कीजिए. तो अभिषेक क्या प्रॉब्लम बेटा, बताओ. तुमने जो लिखा है ना, मुझे वो स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है, तुम फिर से लिखो. तुम्हें सिलेंडर वाले क्वेश्चन के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो क्या? Find the RMS speed of hydrogen gas at 27 degrees C. This is the question. अभिषेक, तुम्हारा जो डाउट है ना, अभी मैं अनम्यूट करके फिर तुमसे पूछकर तुम्हारा लेता हूँ डाउट. आई विल रिपीट, डोंट वरी. और ऐसे भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है तो यू कैन वॉच दैट. मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, तुम देख लेना. हाँ, नो इश्यूज बेटा. आई कैन रिपीट इट ऑल्सो. तुम लोग अपना अटेम्प्ट भेजोगे, क्या किया है? विल यू सेंड मी द अटेम्प्ट? एसपी झा, ये आदित्य झा नहीं बेटा. प्रीति ने क्या भेजा है, देखते हैं. प्रीति का तो लोड ही नहीं हो रहा है.
बेटा precisely I shared you the story, right? कि why प्रांजल तुमने अपना अटेम्प्ट नहीं भेजा बेटा? ओके देखिए बेटा, अब बता रहा हूं कि क्या दिक्कत है, आप समझिएगा, आप अप्रिशिएट कीजिएगा कि 400 टीचर इज अ ह्यूज नंबर एंड आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट टेलिंग यू द फॉल्स नंबर, मे बी इट्स ऑन द लोअर साइड, but out of 400 teachers only 3 or 4 are able to give the answer, and they are teaching something like 5 years, 10 years or 8 years. So is the case with you, right? You are studying for how many years? 10 years. And I have given a question, find RMS velocity of hydrogen at 27 degrees. Beta 3, 8.314, 300, 2, गलत हो गया। वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड में निकाल रहे हैं, मीटर पर सेकंड इज एसआई यूनिट, तो हमने जूल एसआई यूनिट में लिखा, केल्विन एसआई यूनिट में लिखा, लेकिन 2 ग्राम, ग्राम इज अ सीजीएस यूनिट, so you have to put the molecular weight in kg. तो जहां मैंने m था ना, मॉलिक्यूलर वेट मैंने जानबूझकर छोड़ा था ये देखने के लिए कि आर वी कंसिस्टेंट विथ द फिजिक्स विच वी हैव स्टडीड और केमिस्ट्री विच वी हैव स्टडीड। सो आप लिख सकते हैं कि अगर आप मॉलिक्यूलर वेट केजी में लेंगे तो आपको आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। एंड ऐसे भी आप सोचो कि आप बोल रहे हो कि गैस 66 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा, आपको लगता नहीं है कि गैस के लिए थोड़ा कम हो गया? कल ही कोई अनुष्का थी बता रही थी कि हाई स्पीड लो इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्या हुआ उस कहानी का? तो बेटा लाल यहाँ पर 100 आ गया, बाहर 15 into 8.314 into 3. So this will close to 0 shade piece. So it will come something, right? It will come something like root 473 will be close to 22, right? And we are expecting a decent speed from the hydrogen gas. It's very light gas. So molecular weight in kg. I will end up the session with one question. Suppose I don't want answer in meter per second. I want answer in centimeter per second. ठीक है? But at the same time, I don't want to convert meter into centimeter. मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे VRMS, VAverage, VMP सेंटीमीटर में चाहिए, लेकिन तुम ऐसा मुझे नहीं बोल सकते कि मैं मीटर पर सेकंड निकालूं और बाद में 100 में मल्टीप्लाई कर दूं। What should I put? What should I can do with the values
the values of RTM so that I directly get answer सर CGS यूनिट में लिख देंगे। in centimeter per second। कोई बता सकता है बेटा? तो आप लोगों ने फॉर्मूला के नीचे लिख लेना है कि molecular weight in kg to get the answer in meter per second। तो R is 8.314 in joule, temperature in Kelvin, and molecular weight in kg to get the correct answer in centimeter per second। सर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Now what values we should put to get the answer in centimeter per second? सर सारा CGS कोई वैल्यू बताओ? चलो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, बताओ भाई। सर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। CGS में कर देंगे, हाँ तो CGS यूनिट में। बताओ ना कैसे करेंगे? तो सर CGS यूनिट में कन्वर्ट करने से ही होना है ना। हाँ तो सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? डायरेक्टली किसको करेंगे? आर को। सर टेम्परेचर को टेम्परेचर, फिर आपका टेम्परेचर बेटा केल्विन में सीजीएस सर जो भी कर सकते हैं सर। टेम्परेचर इन केल्विन रह गया। 8.314 को 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों? हाँ सर। और है ना? और मॉलिक्यूलर वेट को Yes. तब क्या ले लोगे? ग्राम में। ग्राम्स में। हाँ तब आंसर किस चीज में आएगा बेटा? सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो क्यों पूछ रहा हूं, मैंने ये सारे क्वेश्चंस बहुत लोगों का बताया ना कि इंटरव्यू में पूछता हूँ टीचर से, तो वो बोलेंगे सर आर को 0.082 ले लो। भाई 0.082 का जो यूनिट है ना, मोल एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन है, और एटीएम लीटर इज डेफिनेटली नॉट अ सीजीएस यूनिट। The earlier mistake which you have done will be done by many school teachers or many teachers who don't have the practice। लेकिन हमको टीचर से कोई लेना देना नहीं है। एज ए स्टूडेंट वी शुड बी क्लियर कि कम से कम हम मॉलिक्यूलर वेट किस चीज में ले सकते हैं? किस चीज में ले सकते हैं बेटा? केजी में ले सकते हैं, तभी हमारा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आएगा। क्लियर है क्या? तो चलिए बताइए, एक क्वेश्चन लिखिए, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सी द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ CO molecule be twice that at 0 degree C? At what temperature would the most probable speed of CO molecule is twice that of a 0 degree C? किस टेम्परेचर ऑफ डिग्री सी पर CO का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 0 डिग्री C के से डबल होगा? खटाक से कीजिए आंसर बेटा। अभिषेक तू तब तक बता यार, तेरा डाउट क्या है यार? All of you, those who are having doubts, please tell me. अभिषेक। हाँ सर। हाँ बोलना बेटा। सर
कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे तो हो जाएगा सर क्लियर। ठीक है, नहीं होगा तो बेटा फिर से पूछ सकते हैं। और देखिए ऐसे भी आप याद रखिए कि व्हेन यू आर गेटिंग फॉर आईआईटीज आपको डाउट्स आएंगे ही आएंगे। वी आर नॉट डूइंग टाइम पास। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास है तो चलो टाइम पास कर लिया। वी आर डूइंग सीरियस बिजनेस, राइट? तो जहां पर दिक्कत होगी फिर पूछना बेटा। सर हाँ सर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेज दीजिएगा ना सर ग्रुप में। मैं डेफिनेटली भेजूंगा बेटा, पहले तो क्लास वर्क कर लो फिर अगले वीक भेजता हूँ ना। ठीक है सर। गैस लॉ का पहले भेज देता हूँ, आज 15 क्वेश्चंस भेज देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करो, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन का भी असाइनमेंट भेजना है। और तुम्हारे डिफरेंशिएशन के डाउट्स हो गए क्या तुम लोगों के सारे? तो मैं कल से कौशल को बोलूंगा, डिफरेंशिएशन के डाउट्स हो गए सारे? स्वप्निल आंसर करो, स्वप्निल बैठी हुई है आज। प्रकृति, प्रिया, तन्मय, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन खराब है, 2 बच्चे छोड़ भी दिए, अभी भाग गए शायद। अच्छा बेटा नहीं समझ में आया ना, मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना एक बार। वीडियोस मैं आज डाल ही देता हूँ, तुम लोग देख लेना, ठीक है बेटा? ये आया क्या आंसर? 14 डिग्री सी। बेटा ऐसे 0 डिग्री सी से 14 डिग्री सी आएगा, कैसे काम चलेगा? सर सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए इसको बोला। स्वप्निल, अंजलि, अंजलि बनाती है ना, कौन बनाता है? सर 819 डिग्री सेल्सियस। कौन बोला? अनुष्का। हाँ परफेक्ट है अनुष्का। सर 818 डिग्री सेल्सियस। 818 थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है बेटा, देखो। किसी ने आंसर भेजा है क्या? सर वैल्यूज को थोड़ा राउंड ऑफ कर दिए इसीलिए 818 आ रहा है। राउंड ऑफ करने वाला वैल्यू ही नहीं है ना बेटा, देखो। सबसे पहले तो ये फर्जी वाला है कि मोस्ट प्रोबेबल हो चाहे ये हो, हमें टेम्परेचर जब पूछ रहा है तो दिख रहा है कि वॉल्यूम वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। देखो बेटा ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ, अब कौन सा वेलोसिटी है? मोस्ट प्रोबेबल ऑफ CO at 0 डिग्री C। ठीक, लिखेंगे 2, R को R रहने दो, इसको 273 डालेंगे, अभी इसको M ही रहने दो। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ CO at T डिग्री C क्या हो जाएगा बेटा? 2R T plus 273 by M। अभी तक कुछ भी नहीं किया। गिवन MP velocity of CO at T degree C is 2 times at 0 degree C। डाल दो 2RT plus 273 by M 2 times 2R273 upon M। It will make sense, स्क्वायर कर देंगे तो T plus 273 is equal to 4 into 273।
तो लिख लोगे T इज इक्वल टू 3 इंटू 273, 206, 70, 210, 39, 819। परफेक्ट है। देख रहे हो कि मैंने क्वेश्चंस क्या किया, जैसे मुझे क्वेश्चन मिला मैंने लिखा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ CO एट 0 डिग्री C। मैंने फॉर्मूला कॉपी किया। ओनली थिंग आई कंसीडर्ड अबाउट इज कन्वर्टिंग माय 0 डिग्री C टू केल्विन। द सेम थिंग आई डिड and neither I decided to put the value of CO molecular weight, neither I tried to convert it into kg or gram, because anyway we are ultimately dividing it. तो अगर यहाँ पर कोई रेशियो ले लेते तो मान लो कि कोई बच्चा 28 into 10⁻³ रखता भी तो क्या होता है बेटा, और कुछ लोग वैल्यू भी रख देते हैं तो उनका टाइम वेस्ट होता कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों कैलकुलेट करेंगे, हमें ओवरऑल क्वेश्चन का सेंस दिख रहा है कि सेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया इसका। Neither I put the value of R, nor the value of M, nor I decided to multiply it. I just compared it to get the correct answer. किसी के लिए रिपीट करना है क्या? Should I repeat for someone? Most probable velocity of CO at 0 degree C लिखा, तो मोस्ट प्रोबेबल का स्पीड था स्क्वायर रूट 2RT अपॉन M, तो मैंने 2R और सिर्फ टेम्परेचर को 273 लिखा। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ CO एट T डिग्री C, तो 2 into R, डिग्री C को कन्वर्ट करने के लिए हमने 273 ऐड किया, बाय मॉलिक्यूलर वेट किया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि किस टेम्परेचर पर जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो CO का क्या हो जाएगा, 0 डिग्री C वाले वेलोसिटी का डबल हो जाएगा। मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और वी हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू। ठीक है, तो somebody got 819 डिग्री C। अनुष्का। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। चलिए फिर मैं आज अपडेट कर देता हूँ, बहुत लोगों को नेट का प्रॉब्लम था। तो see you on Monday we will do integration. By that time if you have any doubt, any query, you can always reach me. The thing is that I have lectures entire day, तो probably अगर relevant मुझे नहीं दिखता है तो मैं आंसर नहीं भी कर पाता हूँ, तो bear with that। और आपका डाउट इंटीग्रेशन का आज मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, आप उसको बना लीजिएगा, संडे को उसका डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय।